साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में लगातार वैकेंसीज आए जा रही हैं और अभी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें बच्चों को काफी डाउट है क्वालिफिकेशन को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। ए टू जेड सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं बचेगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा और आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और उचित जानकारी, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है और आपके डाउट्स भी क्लियर कराए जाते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज पर भी, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पे भी आप मैसेज सेंड करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 का एग्जाम है। अभी 2 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो अभी इसकी बात कर लेते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 930 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसका बेसिक पे होता है 25,500। ये आपका बेसिक पे है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जब जनरेट आपकी होगी तो अराउंड 43 से 45,000 आपके इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी इस एग्जाम में, क्योंकि 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, यानी 25,500 आपका बेसिक पे है, उस पे आपके डीए वगैरह कैलकुलेट होते हैं, तो 43 से 45,000 के अराउंड आपकी सैलरी जनरेट हो जाती है। अब देखिए, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। 7 तारीख से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 तारीख इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ये आपकी लास्ट डेट है। और अगर आपसे अप्लाई करते टाइम कोई गलती हो जाती है या कोई पॉइंट आपसे छूट जाता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता या आपकी फीस सबमिट नहीं होती 28 तारीख तक, तो ये चीजें आप 30 तारीख तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई संशोधन अपने फॉर्म में करना है तो 30 तारीख तक आप कर सकते हैं। अगर आपको फीस जमा करनी है तो 30 तारीख तक आप फीस जमा करके अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। संशोधन जो होगा वो एक ही बार कराया जाएगा, एक ही बार संशोधन का मौका दिया जाएगा और उसका आपका फाइनल सबमिट होने के बाद भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी इसकी। अब आगे कुछ बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, फीस अगर आपको जमा करनी हो तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई भी भर्ती अगर होती है तो 400 रुपए फीस उसकी रखी जाती है। तो यहां भी फीस आपकी 400 रुपए रखी गई है हर एक कैटेगरी के लिए। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बच्चों का डाउट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट ये आपका होता है। क्वालिफिकेशन का नहीं समझ में आता कि क्वालिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो मैं आपको बताता हूं। आपको 12th पास होना चाहिए और 12th पास आपने फिजिक्स और मैथ से 12th किया हो, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप आर्ट वाले कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, 12th फिजिक्स और मैथ से की है, इसके साथ आपको क्या चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ओ लेवल के समकक्ष, समकक्ष का मतलब होता है जैसा ओ लेवल है उसी प्रकार की कुछ अन्य क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। मैं एक दूसरी स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे आपको स्क्रॉल होते हुए उसमें दिखाई दे जाएगी। वीडियो पॉज करके आप चेक कर लीजिए आपके पास उसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इसको चेक कर लीजिए। आप खुद से भी इसको गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पे डालना है ओ लेवल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो वहां पे एक 5 मई 2022 का एक नोटिस है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लीजिए। अदरवाइज आप अपने नोटिफिकेशन में भी जाके नीचे देख सकते हैं, लिखी हुई है और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही है। इनमें से देख लेकर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो ओ लेवल के बराबर है। ओ लेवल अगर नहीं है और इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल भी नहीं है और आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आपके पास दूसरी कंडीशन होती है, आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या आईटी में डिप्लोमा किया हो या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने की हो, उसका डिप्लोमा आपके पास है, तो भी ओ लेवल नहीं होगा तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th फिजिक्स और मैथ से होना कंपलसरी है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन थी। आई होप आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड कोई डाउट अभी नहीं बचा होगा। और अगर दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। अब देखिए, उम्र सीमा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1/7/1995 से लेके 1/7/2005, अगर इस बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है या इन दोनों में से कोई सी एक डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST
और ओबीसी कैटेगरी में 5 साल का आपका रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा 5 साल और ऊपर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी उम्र की सीमा इसमें रखी गई है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें फिजिकल आपका नहीं होता है, केवल लिखित एग्जाम आपका होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। रिटन एग्जाम की बात करूं 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं और 4 सेक्शन इसमें होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है, यानी अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो 1.25 नंबर का एक सवाल होता है। और टोटल आपके 160 क्वेश्चन है, तो टोटल पेपर आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग की कोई आपकी मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 4 आपके सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन सामान्य ज्ञान का होता है, जीएस का होता है। दूसरा मानसिक अभिरुचि, जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं। और तीसरा तर्क शक्ति, ये भी रीजनिंग ही बोल सकते हैं आप लोग। और चौथा सेक्शन होता है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन इसके होते हैं, जिससे आपका एग्जाम इसमें पूछा जाता है। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डाउट जो था। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर फाइनल लिस्ट बन जाती है। फिजिकल के लिए इसमें बस इतना ही है कि आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए। जो लोग दिव्यांग हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हर बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट रहता है। ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आप ओबीसी कैटेगरी को अलग छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो कैटेगरी है एससी, एसटी और यूआर या फिर अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, इन चारों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कभी भी आपका जाति प्रमाण पत्र बना हो, कभी भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हो, अगर उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन शो हो रहा है, आप ऑनलाइन चेक करिए, अगर वेरिफिकेशन शो हो रहा है तो आप इसके लिए लगा सकते हैं। आपको कोई नए बनवाने की जरूरत नहीं है। केवल ओबीसी वाले कैंडिडेट को, केवल और केवल ओबीसी वाले कैंडिडेट को नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है एनसीएल, एक होती है सीएल। यह है क्रीमी लेयर, यह है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है कि इनके पेरेंट्स की आय 8 लाख से ज्यादा है। जिनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम होती है उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जिनके पेरेंट्स की आय 8 लाख से कम है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए इसमें नया जाति प्रमाण पत्र लगाया जाता है, ताकि पेरेंट्स की आय कैलकुलेट करके आपका लेखपाल या पटवारी जो भी होता है वो उसको बना सके कि 8 लाख से ज्यादा है या 8 लाख से कम है। क्योंकि 8 लाख से जब कम होगी ओबीसी के कैंडिडेट की, तभी उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इसीलिए ओबीसी का सर्टिफिकेट नया लगता है और बाकी सब अपना पुराना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बस ऑनलाइन आप उसका वेरिफिकेशन चेक कर लीजिए, ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र आपका किसी भी डेट का चल सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कंडीशन यही है, वेरिफिकेशन करके देख लीजिए वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूं कि जितने भी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, उसकी कंडीशन ये होती है कि वो राज्य सरकार का बना हुआ होना चाहिए। जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के हैं वो इसमें मान्य नहीं होंगे। उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कैटेगरी का या ओबीसी वाली कैटेगरी का रिजर्वेशन स्टेट में अलग है और सेंट्रल में अलग है। इसलिए आपके राज्य सरकार के जो भी प्रमाण पत्र है वही मान्य होंगे, बाकी भारत सरकार का मान्य नहीं होगा। और एक सबसे लास्ट और अहम पॉइंट बचता है डिजी लॉकर का। जैसा कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ है या यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें अभी भी ये नोटिस दिया जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो सब लोग डिजी लॉकर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इसलिए है, अगर आप डिजी लॉकर से अभी अपलोड करते हैं तो डिजी लॉकर पे जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तब वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होने के बाद अपलोड होता है। तो जब आप कभी लास्ट में डीवी कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, तो वहां पे आपको डीवी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिजी लॉकर पे वेरीफाई हो चुका है। तो इसीलिए डिजी लॉकर से रिक्वेस्ट की गई है। अगर बाई चांस आपका डिजी लॉकर से अपलोड नहीं होता है तो नॉर्मली स्कैन करिए, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको अपलोड करिए, और जब डीवी कराया जाएगा तब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे शो हो रहा है उसको डिजी लॉकर से अपलोड करिए, जो शो नहीं हो रहा है उसको डायरेक्ट स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। तो ये प्रोसेस थी आपकी डिजी लॉकर का। जो डाउट था वो क्लियर कर दिया। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, आई होप अभी आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन कोई डाउट अगर फिर भी बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा।
और दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए, आपको सैलरी भी बता दी है और सारी चीजें बता दी है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझसे जरूर पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।